अस्सलाम वालेकुम। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो देखते हैं कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं चैप्टर 7 के ऑसिलेशंस। सबसे पहले जो है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये स्प्रिंग है कि हॉरिजॉन्टली है। कुछ हमने वर्टिकल पोजीशन पे जो है वो हैंग ऑब्जेक्ट्स देखे थे स्प्रिंग के साथ। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ब्लॉक है, मैस स्कैम में, ये हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग के साथ जो है वो अटैच हमने किया हुआ। ये इसकी जो है वो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन। ये इसकी जो है वो राइट एक्सट्रीम है और ये जो है वो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। राइट एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मेन पोजीशन, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे हमने जो है वो फोर्स लगाई, इसको हमने इस तरफ जो है वो स्ट्रेच किया, ठीक है, स्प्रिंग की मदद से ऑब्जेक्ट को इस तरफ हमने ये फोर्स हमने एफ अप्लाई की। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगेगी एफ आर, जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो कि स्प्रिंग को इस तरफ खींचेगी टूवर्ड्स मेन पोजीशन, ठीक है। जो ऑलरेडी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। वो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो इसके इक्वल होगी। माइनस का साइन क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो अप्लाइड फोर्स है एफ के एक्स उसके अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे जो है वो माइनस लगा रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आपको पता ही, हमने पहले भी कैलकुलेट किया था कि ये एक्सेलरेशन जो जनरेट होगा, जो कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज मेन पोजीशन की तरफ होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर को जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड मेन पोजीशन होती है, तो वो माइनस का साइन के साथ आता है एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन इस फोर्स में जो जनरेट होगा एम में, तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन को निकालेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। एक तो ये इक्वेशन आ गई इसकी नंबर 1। दूसरा आपको पता है कि ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। तो हमने एक इक्वेशन जो है, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन का विद सर्कुलर मोशन के साथ रिलेशन के मुताबिक हमने एक फार्मूला फाइंड किया था। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये दोनों आपस में इक्वल है। ये इक्वेशन भी आपने याद रखनी है, ये भी याद रखनी है अच्छी तरह। इन दोनों को इक्वल किया, यहाँ से एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा किसकी इक्वल है? माइनस माइनस से ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर रूट के ओवर एम। के स्प्रिंग कांस्टेंट एम जो है वो मास है उसका। आपको यहाँ पे पता है, ये रिलेशन भी आपने अच्छी तरह जो है वो ज़हन में रखना है। इसको मैं नंबर 3 कर देता हूँ वैसे, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो मास स्प्रिंग सिस्टम में किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट के ओवर एम। 2 पाई एफ के इक्वल है ओमेगा, 2 पाई एफ के इक्वल है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ओवर एम। यहाँ से आप देखें ये फ्रीक्वेंसी है, ये 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट के ओवर एम। टाइम पीरियड आपको पता है इसके इक्वल है, तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट है वो एम ओवर के, यानी ये 1/f है इसलिए ये 2 पाई आ गया, और ये भी चेंज हो जाएगा m ओवर k आ गया, ठीक है। मैस ये ऊपर है, यानी टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट m के। तो ये रिलेशन भी आपने जो है वो ज़हन में रखना है, ये फार्मूले टिप्स पे रखने हैं आपने अच्छी तरह, ठीक है। ये इसकी फॉर्म है, कोई भी एमसीक्यू जो है वो इससे रेलिवेंट बन सकता है। टर्मिनोलॉजी का भी आपको आइडिया होना चाहिए। और दूसरा नेक्स्ट हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का देखना है, लेकिन आपको पता है कि ऑलरेडी हमने कुछ फार्मूलेज जो है वो कैलकुलेट किए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जो है वो रिलेट करेंगे। तो अब वो कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है, x इज इक्वल टू x नॉट sin ओमेगा t। अब यहाँ से आप देखें वो ओमेगा किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। अभी हमने जो है वो स्टडी की है इसको, तो यहाँ पे देखें आप ओमेगा की जगह पे ये पुट करेंगे तो ये इसकी शेप आ जाएगी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की शेप। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगेन वही फार्मूला, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है। ओमेगा की जगह पे k ओवर m आ जाएगा, ये शेप आ जाएगी। अगर यहाँ पे आप देखें x नॉट को मैंने कॉमन लिया है बाहर, ठीक है, मैंने इसको बाहर निकाला है। इट्स मीन इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए अगर ये बाहर है तो ये नीचे फिर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे मान आ जाएगा, क्योंकि x नॉट है स्क्वायर है इसलिए x नॉट बाहर आ रहा है, ठीक है। मैथमेटिकली ये फुलफिल कर रहा है ये, जो अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो अगेन ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ये मैक्सिमम के लिए है, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए है v नॉट। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ये जब मेन पोजीशन पे आ जाएगा तो आपको पता है x किसके इक्वल है? 0 के, मेन पोजीशन पे।
ये चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो एक्स जो है वो एक्स नॉट के इक्वल आ जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड बन जाएगा। सिमिलरली इधर भी जो है वो अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो एक्स एक्स नॉट एम्पलीट्यूड। लेकिन जब मेन पोजीशन पे होगा एक्स तो एक्स होगा जीरो, तो वो जो जीरो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है यहाँ पे अगर आप जीरो लगाएं सिर्फ इसकी जगह, तो ये वाला फैक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट का स्क्वायर, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जब ये मेन पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी स्पीड जो है वो वहां पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एक्स एक्स नोट के इक्वल आ गया, और यहाँ पे अगर एक्स नोट आप पुट करें तो नीचे भी एक्स नोट का स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स नोट का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की जगह पे फिर एक्स नोट लगाना पड़ेगा आपको, यानी एक्स नोट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो वो पूरा फैक्टर जीरो कर देगा, तो v जो है वो जीरो हो जाएगी तब। ठीक है, लेकिन अगर इस केस में आप देखें जब x जीरो होगा सिर्फ जीरो इधर आएगा, तो सिर्फ ये फैक्टर जो है वो जीरो होगा। तो ये थोड़ा आपने ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला है, और अगर x जो है वो x नॉट के इक्वल है तो v जो है वो जीरो हो जाएगी, यानी मिनिमम जो है वो वेलोसिटी हो जाएगी। ये डिफरेंट जो है वो फार्मूला से मास स्प्रिंग सिस्टम के हवाले से ये आपने टिप्स भी रखने हैं, कुछ रिलेशन जो ऑलरेडी हमने फाइंड किए उन्हीं की हेल्प से जो है हमने नेक्स्ट जो है वो निकाले थे। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हम जो है वो ये फ्रिक्शन वगैरह जो है उसको कंसीडर नहीं कर रहे, बिल्कुल आइडियल कंडीशन जो है वो अप्लाई करके हम ये फार्मूला जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। ये फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ रिलेशंस होंगे जो अगर आपने अच्छी तरह याद रखें, उसको देखते हैं। सिंपल पेंडुलम नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे अगर आप देखें सिंपल पेंडुलम की जो है वो जो सिंपल डायग्राम है उसको मैं ड्रा कर दूं, उसकी हेल्प से जो है इसको देखते हैं फर्दर। ये इसकी जो है वो मेन पोजीशन हो जाएगी, ये इसकी एक तरफ मैंने एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है, ये यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे जो है वो एक एंगल बनेगा। ठीक है, इसकी ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की इसको हम एल से शो करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम हो जाएगी इसकी। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो समझने वाली हैं कि ये बेसिकली हमने इसको जो है अगर हम कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड करें, आपको पता है ये बॉब है, इसका वेट हो जाएगा ये W इज इक्वल टू mg। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे ये स्ट्रेट के, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, और एक इसका कंपोनेंट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में आएगा जो मैं ऐसे शो कर सकता हूँ इधर। तो ये थीटा है, इट्स मीन कि ये भी थीटा होगा क्योंकि उसी लाइन में ये आ रहा है, ये थीटा एंगल ये भी थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा mg sin थीटा। ये कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिए। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने अच्छी तरह जो है वो ज़हन में रखने हैं। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे कि ये जो कंपोनेंट है ये इस तरफ है, बॉब ने जो है जो ये बॉल है, ठीक है, छोटी बॉब है, पेंडुलम स्ट्रिंग, ठीक है, उसके साथ अटैच है, इसने ऐसे इधर मूव करना है, यहाँ पे जो एक्सट्रीम एक पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगी ये, ठीक है। इस तरह ये टू इस मीन पोजीशन के इर्द टू एंड फ्रो जो है वो मोशन करेगी, वाइब्रेटरी मोशन, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर यहाँ पे आप देखें ये जो है ये तो इधर है, ये तो रोल ही नहीं प्ले कर रहा, ये कंपोनेंट इस तरफ है, ये मोशन में जो है वो रोल प्ले कर रहा है। इट्स मीन कि ये जो है ये क्या कर रहा है, ये देखें ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन है, तो ये तो टेंशन को जो है वो बैलेंस होल्ड कर रहा है, यानी ये टी टेंशन जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी, इसका रोल यहाँ पर। ये जो कंपोनेंट है,
ठीक है, ये रेस्टोरिंग फोर्स के तौर पे जो है वो रोल प्ले कर, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस उसी केस में कि जो फोर्स हमने अप्लाई की उसके अपोजिट जो है वो फोर्स लगेगी, जो उसको यानी इसको मैंने यहाँ पे ले गया, उसके अपोजिट फोर्स लग रही है जो मीन पोजीशन की तरफ ले जा रही है उसको, देन अगेन ये इधर आएगा तो उसके अपोजिट जो फोर्स इधर लगेगी ये अगेन मीन पोजीशन की तरफ है, माइनस एम जी साइन थीटा डायरेक्शन की वजह से। ये चीज हमने लिख दी है। अब इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं, लेकिन आपने कुछ फार्मूलाज आएंगे इस दौरान जो कि अच्छी तरह जो है वो आपने याद करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, अगर तो थीटा जो है वो स्मॉल है, आपको पता है कि साइन थीटा भी क्या थीटा, ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, जब थीटा बहुत छोटा हो कैलकुलेटर से तो ऑलमोस्ट थीटा इक्वल क्या आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर हमारा माइनस एम जी थीटा। अब एक जो इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हमने यहाँ से जो है वो देखनी है, आपको पता है कि ये जो एंगल है ये थीटा है, ये अगर इसको मैं सर्कल में ड्रा करूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं सर्कल ले जाऊँ पूरा, तो ये ऐसे सर्कल बन गया, ये सेंटर पॉइंट बन गया, तो ये रेडियस हो जाता है एल, यानी आर किसके इक्वल आ जाता है रेडियस एल। आपको पता है हमने पढ़ा हुआ है एस आर थीटा रिलेशन जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, इट्स मीन के लिए आ जाएगा एस एल थीटा, ठीक है। लेकिन एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो कर्व बन रही है इसको हम कहते हैं ए बी आर्क लेंथ, वो जो आर्क लेंथ है, ठीक है, उसी को हमने ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी आर्क लेंथ। ये भी इसलिए लिख रहा हूँ, इसको आप ए कंसीडर कर लें, इसको भी पॉइंट कंसीडर कर लें, ये जो इसकी लेंथ है वो आर्क लेंथ आ जाएगी। यहाँ से ये सिंपल फार्मूला आ गया। अब नेक्स्ट जो हमने देखना है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये एफ एम में एज इट इज उसकी तरह माइनस एम जी थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा माइनस जी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको x ले लें, हम s को x ले लें, तो ये x इज इक्वल टू एल थीटा, x ओवर एल इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा की जो है वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इस थीटा की जगह पे जब मैं पुट करूंगा माइनस जी एक्स ओवर एल, लेकिन आपको पता है कि ये माइनस जी ओवर एल इस तरह मैं लिखूंगा x, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो उन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, इस रिलेशन को भी ध्यान में रखना आपने और इसको भी ध्यान में रखना है। ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि माइनस एक्स, ये आपको पता है एस एच एम सिंपल हार्मोनी मोशन की जो है वो करेक्टरिस्टिक है कि जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा, यानी अगर एक्स इधर है तो एक्सेलरेशन उस तरफ है, इसलिए माइनस साइन जो है वो लग रहा है यहाँ पे। ये इसकी शेप आ गई, फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट आपको पता है कि हमने सर्कुलर फॉर्म में एक रिलेशन फॉर्म फाइंड आउट किया था एस एच एम का, सर्कुलर मोशन में से रिलेट करके एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये आ गई इक्वेशन, एक ये वाली है, इस दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जी ओवर एल एक्स के, इसके इक्वल आ सकता है। ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल, स्क्वायर रहेगा जी ओवर एल। सेम उसी तरह जो है वो चल रहा है, ये फार्मूला भी आपने जो है वो ज़हन में रखना है अच्छी तरह। यहाँ से आपको पता ओमेगा किसके इक्वल है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू जी ओवर एल। यहाँ से एफ क्या आएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये भी फॉर्म चेंज हो जाएगी एल ओवर जी, ठीक है, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सिंपल इसकी फॉर्म आ जाएगी, ये जो है वो प्लेस नहीं करेगी जी ओवर एल। ये भी शेप आपने फ्रीक्वेंसी का हमारे पास जो है वो फार्मूला आ गया, ये भी फॉर्म आपने अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। ये पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन आ गया, आपको पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल है, 1/f के, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये उलट हो जाएगा पूरा 1/2/2 पाई हो जाएगा, और ये जो
स्क्वायर रूट जी ओवर एल है, ये एल बाई जी हो जाएगा, ठीक है। इट्स मीन का टाइम पीरियड का ये फार्मूला आ जाएगा स्क्वायर रूट एल ओवर जी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो मैस पे डिपेंड नहीं करता, मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इक्वेशन में मैस नहीं है। किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जी पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर आप मैस स्प्रिंग सिस्टम जो हमने पहले हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में देखा, तो वहां पे हम आ रहा था, तो उसका मैस पे डिपेंड करता था टाइम पीरियड। यहाँ पे जी पे डिपेंड कर रहा है। हमको पता है सर सेंटर में जी की वैल्यू 0 होती है, वो पूछ सकता है कि सेंटर में जी की वैल्यू 0 हो तो देन सिंपल पेंडुलम का जो है वो टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। अगर हाइट पे जा रहे हैं तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम आ रहे हैं, या सेंटर की तरफ आते आते टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा। ये सारा जी की वैल्यूज का कांसेप्ट आपने जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि मैंने एमसीक्यू में एक एमसीक्यू के दौरान आपको बताया भी था, वहां पे देखें। तो ये पीछे से जो कांसेप्ट ऑलरेडी बेसिक्स आपकी बन रही है, यहाँ पे इंटरलिंक करके इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। बहरहाल ये फार्मूला जो है आपने अच्छी तरह जो है वो ज़हन में रखने हैं। ये है सिंपल पेंडुलम, इसके हवाले से ये चीजें कुछ चीजें आपने जो है वो ज़हन में रखनी है। ये सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट हमने जो इम्पोर्टेंट है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, उसको हम देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पर सिंपल डायग्राम और कुछ जो रिलेशंस हमने वो मैं फार्मूला जो है वो लिखता हूँ, ठीक है। ये आप सिंपल कंसीडर करें कि ये वही जो सिस्टम हमने पहले भी एक्सप्लेन किया मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। ये इसकी मेन पोजीशन है, ये यहाँ पे आएगा जब इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, ठीक है। ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखें। स्प्रिंग या हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम से जो है हमने उसको ब्लॉक या वो स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ, ये इसकी मेन पोजीशन है। ये एक्स और ये इस तरफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो, वो मैंने शो कर दिया। इस पे फोर्स लगाएंगे हम, ये इस तरफ आएगा। अब जब फोर्स लगेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब अपने एनर्जी का जो है एनर्जी कंजर्वेशन फाइंड करना, तो हम वर्क डन की तरफ जाएंगे कि जब फोर्स इस पे लगेगी और डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा, तो वर्क डन जो है वो आपको पता है कि इसकी एफ इनटू डी, और यहाँ पे डी क्या है? एक्स। क्लियर? ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि जब हम पूरा इस पॉइंट पे इसको लेके आएंगे तो एक्स किसके इक्वल हो जाता है? एक्स नॉट के, जो कि एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इट्स मीन कि ये एक्स नॉट है। अब फोर्स क्या होगी? फोर्स हम लेते हैं एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स मीन कि जब एक्स क्या था? 0, मीन जब ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था, यहाँ पे एक्स क्या है? 0 मीन पोजीशन पे, तो तब हमारे पास फोर्स क्या थी? 0। लेकिन जब ये इधर आया, ठीक है, तो अब हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी? तो एवरेज फोर्स जब हमने फाइंड करनी है तो वो हमारे पास पहले जो फोर्स थी वो 0 थी। अब हमारे पास आपको पता है कि ये हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है, यहाँ तक, तो अब फोर्स क्या होगी? आपको पता है जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम हुक्स लॉ की फॉर्म में लेते हैं। ये एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स नॉट, एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट। ये रिलेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इट्स मीन के देन जब ये एक्स एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो फोर्स हमारे पास के एक्स नॉट आ जाएगी। तो एवरेज हमने फाइंड करना, तो डिवाइडेड बाय 2 इनिशियल फोर्स आफ्टर अप्लाइंग, डिवाइडेड बाय 2, तो 1 बाय के एक्स नॉट, ये हमारे पास आ जाएगी फोर्स। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? अगर यहाँ पे हम निकालना चाहें, एफ इंटू एक्स नॉट है वर्क डन,
डी की जगह पे एक्स नोट आ जाएगा, तो ये क्या है 1/2x0 इंटू एक्स नोट, यानी जो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू F 1/2 के एक्स नोट का स्क्वायर, एक्स नोट इंटू एक्स नोट का स्क्वायर, ये वर्क डन का जो है वो फार्मूला आ जाएगा। ये सिंपल जो है वो वर्क डन का रिलेशन है। अब एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, इसका क्या मतलब है, इस पे हमने जो है वो फोकस करना है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने ऑब्जेक्ट पर जो है वो खींचा है, इस तरफ हमने फोर्स लगाई है, तो इसमें एक स्प्रिंग है, ऑब्वियसली इसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस तरफ भी जाएगा, मूव भी कर रहा है, इस पोजीशन पे आएगा, इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है, जब मूव करेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब हम डिफरेंट पोजीशंस पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस पोजीशन को हम ले लें तो यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमारे पास आएगी हाफ के एक्स नोट का स्क्वायर, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे करने के लिए जब यहाँ पे हमने मूव करवाया तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया कि एक्स नोट का स्क्वायर, तो वो एनर्जी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो उसमें स्प्रिंग है तो इसके इक्वल हो जाएगी जितना हमने वर्क डन किया। लेकिन ये जो मेन पोजीशन है वहां पे तो आपको पता है एक्स जो है वो 0 के इक्वल है, तो देन पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होगी, 0 होगी, मिनिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के हवाले से हम बात कर लें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है कि जो हम शुरू से यूज कर रहे हैं वो किसके कितना हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का पढ़ा है वेलोसिटी के रिस्पेक्टिव, वो फार्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो वो क्या है वी नोट किसके इक्वल है जो हमने अभी स्टडी किया स्क्वायर रूट के ओवर एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नोट का स्क्वायर। ये रिलेशन हमने जो है वो पढ़ा है। जब ये आप यहाँ पे जो है वी स्केल में पुट करेंगे, ठीक है, वो मैं डायरेक्ट जो है वो इसका मैं फार्मूला जो है वो लिखता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि ये जब आप पुट करेंगे ये एक्स नोट के ओवर एम इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नोट स्क्वायर, ये ऊपर पूरे का जो है ना ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। याद रखना तो जो फाइनल हमारे पास जो शेप आएगी इसकी, जो कि आपको पता ये बेसिकली जब ये बाहर आ जाएगा ये एम स्क्वायर बन जाएगा, तो इधर आगे ये कैंसिल हो जाएगा एम से, तो हमारे पास आ जाएगी इसकी शेप के एक्स नोट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड एक्स नोट का स्क्वायर, ये जो है इसकी शेप हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये शेप बन जाएगी, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो ये है के एक्स का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का जो है वो हमारे पास फार्मूला आ गया है। इस फॉर्म में भी याद रखना है आपने, इस फॉर्म में भी जो है वो याद रखना है, किसी भी फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का जो है वो फार्मूला पूछ सकता है, मैक्सिमम जो है उसका मैक्सिमम। लेकिन आपको पता है कि जब x क्या होगा हमारे पास 0, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 के एक्स नोट का स्क्वायर। तो आपको पता है कि जब x जो है वो 0 तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 थी, जब x अगर 0 है तो ये फैक्टर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में ये 0 हो जाएगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। ये सिंपल आपने ध्यान में रखना है कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास ये है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, वो भी हमारे पास क्या आ गया हाफ के एक्स नोट का स्क्वायर। अब अगर हम देखें कि टोटल एनर्जी पे जो है वो क्या फर्क पड़ रहा है,
ये एनर्जी हमने देखना है कि कंजर्व जो है वो रहती है कि नहीं। तो टोटल एनर्जी आपको पता है कि हमारा किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो हमने क्या कैलकुलेट किया, हाफ के एक्स नोट का स्क्वायर, सिमिलरली जो है इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नोट का स्क्वायर, ये ध्यान में रखें आप। पोटेंशियल एनर्जी आपने जो है वो पढ़ी है के एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें कि ये पोटेंशियल एनर्जी के एक्स स्क्वायर जो है वो लिखा जा रहा है। जब तो हम यहाँ पे देखेंगे ना पोटेंशियल एनर्जी, तब एक्स नोट पे जो है वो स्क्वायर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम के लिए जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे हम किसी इंस्टेंट पे एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये के एक्स का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे अंदर आप मल्टीप्लाई करें इसको, माइनस 1/2 के, ठीक है, एक्स नोट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नोट का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1/2 के एक्स का स्क्वायर, तो 1/2 के एक्स नोट का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ये टोटल एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि जब हमने इस सब्जेक्ट को यहाँ पे हम लेके आए, तो यहाँ पे जब हमने टोटल एनर्जी फाइंड की, यहाँ पे ऑब्वियसली वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ये फार्मूला था। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, 0, ठीक है। तो आपको पता है कि जब x जो है वो x नोट के इक्वल हो जाएगा, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये पूरा फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, तो फार्मूला यही बचा। बाकी मेन पोजीशन पे जब आ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका भी फार्मूला हमारे पास क्या आया, यही फार्मूला मैक्सिमम के लिए, क्योंकि ये जो है वो 0 हो जाएगा, यही फार्मूला आ गया। तो किसी इंस्टेंट पे जब टोटल एनर्जी निकाली तो वो भी यही आ गई। यानी जहां पे भी हम एनर्जी फाइंड करेंगे तो एनर्जी जो है वो कंजर्व ही रहेगी। उसका फार्मूले से शो कर रहा है कि वो सेम ही है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो चेंज हो रही है। ये एनर्जी कंजर्वेशन का जो है कॉन्सेप्ट है, ये आपने अच्छी तरह जो है वो ज़हन में रखना, और फार्मूले भी जो है वो अच्छी तरह आपने ये अच्छी तरह जो है वो याद करने हैं। यही जो है वो वर्टिकली अगर स्प्रिंग के लिए है तो यही फार्मूले वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। उनको जो है उनकी इम्पोर्टेंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें फ्री ओसिलेशन एंड फोर्स ओसिलेशन। जैसा कि सिंपल जो है वो नाम से इधर है कि इसमें जो है वो फोर्स अप्लाई होगी और इसमें फोर्स अप्लाई नहीं होगी। यानी कोई भी ऐसा जो सिस्टम है जो ओसिलेट कर रहा है लेकिन उस पर फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो फ्री ओसिलेशन होगी। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो ओसिलेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स्ड ओसिलेशन, या उसका जो दूसरा नाम है ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेटर, ठीक है, ये इसी का जो है वो ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेटर भी जो है वो कहते हैं। ये बुक पे लिखा भी हुआ है, फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स्ड वाइब्रेशन इज नोन एज ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेटर, ठीक है। ये जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं उसकी, वो मैं रीड कर देता हूँ आपको, ये अच्छी तरह याद होना चाहिए। नंबर 1 वो कह रहा है वाइब्रेशन ऑफ अ व्हीकल बॉडी काज्ड बाय द रनिंग ऑफ इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। इंजन की वजह से जो वाइब्रेशन जो है वो जनरेट होंगी, ठीक है, व्हीकल के बॉडी में, वो फोर्स्ड वाइब्रेशन की जो है वो एग्जांपल है। सिमिलरली जो लाउड म्यूजिक है प्रोड्यूस्ड बाय साउंडिंग वुडन बोर्ड ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये दोनों एग्जांपल ये आपने अच्छी तरह रीड कर लेना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो है वो रेजोनेंस है। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अकर्स व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी fa is equal to natural frequency f0 of the driven system। अब ये सिंपल जो है वो कंसीडर कर लें कि ये पेंडुलम है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये C डैश कर दें, कोई भी नाम आप जो है वो दे दें। अभी एक बात तो क्लियर है यहाँ पे कि
अप्लाइड फ्रीक्वेंसी यानी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये जो पेंडुलम ए है, आप ये कंसीडर करते हैं ना, ये ऐसे लटके हुए हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, फिर ऊपर से हमने इनको जो है वो किसी सपोर्ट के साथ जो है वो बांधा हुआ है, और आपस में ये जो सपोर्ट है इसके साथ ये लिंक्ड है। अगर ये थोड़ा मूव करेगा तो इस पर भी उसका जो है वो असर होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि इसकी और इसकी लेंथ जो है वो सेम है, इसकी और लेंथ जो है वो सेम नहीं है। अगर मैं ए पेंडुलम अगर ऐसे है, ए को जब मैं फोर्स लगाता हूँ ऐसे, तो ये इस तरह जो है वो ओसिलेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी और बी की लेंथ जो है वो आपस में सेम है। इस पे तो हमने फोर्स अप्लाई की है, लेकिन पता ये चल रहा है कि ये जो बी है ये भी इसके साथ ओसिलेट करना शुरू हो जाता है, और सी डैश से ज्यादा एम्पलीट्यूड से जो है ओसिलेट करता है। ये जो है फिनोमेना क्या है, रेजोनेंस। तो जो हमने अप्लाइड फ्रीक्वेंसीज पे अप्लाई की, ठीक है, वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी सिस्टम की उसके साथ मैच हुई, देन जो उसके साथ लिंक है उसकी सेम लेंथ है, ठीक है, तो वो ज्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से जो है वो वाइब्रेट कर रहा है पेंडुलम बी, ठीक है। ये रेजोनेंस का जो है वो फिनोमेना है, ठीक है। ये सिंपल सी जो है वो एक्सप्लेनेशन है इसकी, ये आपने अच्छी तरह जो है वो ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होगी रेजोनेंस पे। कुछ एग्जांपल से आपको आइडिया भी हो जाएगा। मैकेनिकल रेजोनेंस होती है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस एंड थर्मल रेजोनेंस। मैकेनिकल की जो एग्जांपल्स हैं कुछ बुक पे जो है मेंशन की हुई हैं। स्विंग है गुड एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस। ये आप याद रख लें, हमने जस्ट जो है वो एग्जांपल्स को याद करना, एक्सप्लेनेशन की जो है वो जरूरत नहीं है, इनको देखें। सिमिलरली जो है वो एक एग्जांपल है कि रिदमिक मार्च होता है सोल्जर्स का ब्रिज के ऊपर, तो उसमें भी एम्पलीट्यूड जो है वो जनरेट होता है। उसमें स्टेप्स में हम डिवाइड करते हैं कि अगर हम जो सोल्जर है वो सारे एट अ टाइम ही जो है वो स्टेप्स लगाएंगे उस ब्रिज के ऊपर, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि डेंजरस सिचुएशन है। तो हम स्टेप्स उनके डिवाइड कर देते हैं, कुछ सोल्जर जो है वो पहले करते हैं कुछ बाद में करते हैं, इस तरह जो है ये भी एक नेचुरल एग्जांपल है इसकी डेली लाइफ के लिहाज से। डेली लाइफ के लिहाज से जो है इसकी एग्जांपल जो कि मैकेनिकल रेजोनेंस में आती है, स्विंग एंड रिदमिक मार्च ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आगे रेजोनेंस है, इसमें ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो, ये इलेक्ट्रिकल एग्जांपल में आ जाते हैं। और जो कुकिंग फूड है, फूड इन ओवन, ठीक है, ये थर्मल रेजोनेंस में आ जाता है। ये सारी एग्जांपल जो है बुक में मेंशन है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो आपको पता, हम कोई भी चैनल जो है वो अपनी मर्जी का जब देखना चाहे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है वो हम वेरी कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रांसमीटर के थ्रू आ रही होती है। जो हमारा रेडियो है ये रिसीवर के तौर पे एक्ट करता है, वो फ्रीक्वेंसी आती है, हम उसको ट्यून करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, जो चैनल भी हमें चाहिए वो दोनों मैच करती हैं, ठीक है, तो हम वो चैनल जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है, उस चैनल को हम लगा सकते हैं। तो ये ट्यूनिंग ऑफ ऑडियो, ये भी रेजोनेंस की जो है वो एग्जांपल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। थर्मल रेजोनेंस में क्या होगा, कुकिंग ऑफ फूड इन ओवन, माइक्रोवेव ओवन। अब इसमें जो है ये सिंपल सी एग्जांपल है कि इसके अंदर दो तीन चीजें कि जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इस प्रोसेस के दौरान माइक्रोवेव में, उनकी जो वेव लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, ये भी याद रखना आपने। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है 2450 मेगा हर्ट्ज, ये वैल्यूज भी जो है आपने अच्छी तरह जो है वो याद रखनी है, ठीक है। ये तो बेसिकली हमारा जो है वो रेजोनेंस के हवाले से हो गया, उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमने जो है वो डिस्कस की है, ठीक है। ये आप ये चीज़ देख ली। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जिस चैप्टर का टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, यानी डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं और डैम्पिंग क्या होती है, और रेजोनेंस पे इसका जो है वो क्या इफेक्ट है डैम्पिंग पे, ये जो है हम चीज़ें ध्यान पे। डैम्पिंग
ये आप देख रहे हैं सिंपल जो है मैंने ग्राफ की मदद से जो है वो को यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये एम्पलीट्यूड पे शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे शो कर रहा है। और देख रहे हैं कि जो डैम्प्ड नहीं है उनके एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा है, और जो डैम्प्ड हो रही है उनके एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है अगर डैम्पिंग जो है वो बढ़ाती जाएगी आप। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि डैम्प्ड ऑसिलेशन। दूसरा उन्होंने डेफिनेशन लिखी है कि डैम्प्ड बेसिकली क्या है कि डैम्पिंग इज द प्रोसेस वेयर एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द ऑसिलेटिंग सिस्टम। क्योंकि डैम्पिंग के नतीजे में क्या होता है कि कोई भी सिस्टम है वो एनर्जी जो है वो मतलब आप वर्क डन में जो है वो यूज़ हो जाती है उसके अगेंस्ट। अगर ये एंड पे आप देखें एक एग्जांपल जो है उसने लिखी हुई है, इसमें अगर आप देखें एन एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ कार, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो है वो एग्जांपल है। इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कार पे जा रहे हैं, कोई सरफेस ऐसी है जो काफ़ी रफ सरफेस है, तो वहाँ पे ये जो शॉक एब्जॉर्बर है वो डैम्पिंग का रोल प्ले करता है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी ऑसिलेशन जो है वो प्रिवेंट करता है, डैम्पिंग फोर्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव ऑसिलेशंस। तो आपके कार की जो ऑसिलेशंस हैं वो कम हो जाए, वो डैम्पिंग फोर्स जो है वो रोल प्ले करती है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर ऑफ कार, ये इसकी प्रैक्टिकल जो है वो एग्जांपल है जो इसको हम यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डैम्पिंग इज द प्रोसेस वेयर एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द ऑसिलेटिंग सिस्टम, कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है हीट एनर्जी साउंड एनर्जी में। ठीक है, ये भी इसकी डेफिनेशन है बुक पे लिखी हुई है, ये आपने याद रखनी है। एंड पे जो है ये ग्राफ है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये किसके दरमियान एम्पलीट्यूड और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल और ये एम्पलीट्यूड है। तो अगर आप देख रहे हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया यहाँ तक जब हम आ गए तो फिर ये वो फ्रीक्वेंसी थी जहाँ पर रेजोनेंस जो है वो रेजोनेंस का एक्शन हुआ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं ये जनरेट। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे आ गई रेजोनेंस का एक्शन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड कम है, ये इससे एम्पलीट्यूड कम है, हालांकि सारे एम्पलीट्यूड जो है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ही है, लेकिन ये गुड क्वालिटी की है, ये उससे मतलब मीडियम क्वालिटी की, और ये सबसे पुअर क्वालिटी की जो है वो रेजोनेंस है। ये ग्राफ ये भी शो करता है। दूसरा इसमें आप देख सकते हैं तो ये जो बुक पर उन्होंने बकायदा जो है वो मेंशन किया है कि ये जो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ये वाला, ये स्मॉल डैम्पिंग है, ये एम्पलीट्यूड जो कर्व ज़्यादा है ये स्मॉल डैम्पिंग है। ठीक है, ये थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा डैम्पिंग, और ये सबसे जो है वो लार्ज डैम्पिंग है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि अगर जो है वो डैम्पिंग ज़्यादा है, ठीक है, डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड जो है वो उसके रिस्पेक्टिव जो है वो कम हो जाएगा, ये उन्होंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, और अगर आप देखें एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है तो डैम्पिंग जो है वो कम होगी, और उसी के रिस्पेक्टिव जो है शार्पनेस भी जो है वो स्मॉल हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये एंड पे रिलेशन है, इसको अगेन जो है वो मैं रीड करता हूँ। ग्रेटर एम्पलीट्यूड ग्रेटर शार्पनेस इन केस ऑफ स्मॉल डैम्पिंग, ये आपने ध्यान में रखना है कि ये डैम्पिंग कम है, शार्पनेस भी ज़्यादा है और एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है। सिमिलरली उसके वाइस वर्सा है। तो ये एंड पे जो ग्राफ है इसको भी आपने अच्छी तरह जो है वो स्टडी करना है। कोई भी यहाँ से एमसीक्यू जो है वो वर्डिंग के फॉर्म में आ सकता है, तो इसको आपने एक एक लाइन को जो है वो रीड करना है अच्छी तरह, ताकि किसी भी किस्म का जो है वो इशू हो जाए तो आप उसको अच्छी तरह से जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ये हमारा चैप्टर 7 था। नेक्स्ट हम इसी 7 चैप्टर के जो है वो कुछ एमसीक्यूज करेंगे और उनको फर्दर जो है उनमें देखेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज जो है वो जनरेट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एमसीक्यूज में जो है दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।